नमस्ते। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इस लेक्चर के 3 सीरीज होंगे। पहले हम जानेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एक एक आर्टिकल्स को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा वो मेंस के पर्सपेक्टिव से होगा, उसमें हम एनालिसिस करेंगे, एक न्यू डायमेंशन देखेंगे कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। और थर्ड जो सीरीज होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको हम लोग देखेंगे। तो आपका होलिस्टिक वे में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कंप्लीट हो जाएगा ये तीनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो। पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि डीपीएसपी है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है क्या। एक एक आर्टिकल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि बेसिक है कि ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दीज आर डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गाइडेंस है, गाइडलाइंस है। आर्टिकल 36 टू 51, दीज आर बेसिक, यू मस्ट रिमेंबर। 36 से 51 तक डीपीएसपी हैं। दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, विच मीन्स यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट लाइक फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी के मामले में जस्टिसिएबल नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। इसका एम क्या है? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर करना। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर करना। फंडामेंटल राइट्स देने से सिर्फ बात पूरी नहीं होती है, तो फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाना, उसके लिए कंडीशंस बनाना, इनेबल करना, सोसाइटी में वैसे कंडीशन हो ताकि आप अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर सकें। तो ये आपका ग्राउंड प्रिपेयर करता है, सोसाइटी उस हिसाब से फॉर्मुलेट करता है आपके डीपीएसपीस। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इंस्पायर्ड है, पूरी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं है। हमारे कुछ इंडियनाइज्ड चीज़ें भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 पंचायती राज। तो पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने उसे अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपने देश के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी किया है। तो दीज आर सम बेसिक्स यू मस्ट नो अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसको हम लोग 3 मेजर कैटेगरीज में बांट के देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे ये कैटेगरी आपको समझने के लिए है, आपको आसान बनाने के लिए है, चीज़ों को याद करने के लिए है, ताकि आप बेहतर तरीके से ग्रास्प कर सकें डीपीएसपी को। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत हम देखते हैं, ये आपके आर्टिकल्स कुछ कुछ दिए गए हैं। आर्टिकल 38 आपके सामने है, 38, 39 ए टू एफ स्मॉल वाला, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42। ये है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस एंश्योर करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस गोल है इसका अचीव करना डीपीएसपी के थ्रू। तो आर्टिकल 38 की बात करते हैं, तो स्टेट शुड रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। रिड्यूस इनइक्वालिटी मैंने उसको समरी में रखा है, यानी गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेलफेयर स्कीम्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज, ये सब सारे अगर आप देखेंगे तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हैं। स्टेटस को, स्टेटस में भी इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटीज, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इसकी बात ये आर्टिकल 38 करता है। आर्टिकल 39 की अगर बात करें, 39 ए टू एफ है, तो इसमें आप देखेंगे कि सिटीजन्स शुड हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड एडिक्वेट होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बेनिफिट एवरीवन, नॉट फ्यू। वेल्थ शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। वेल्थ शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, यानी किसी कुछ लोगों के पास, 1% लोगों के पास सारे वेल्थ हों, ये सोसाइटी को अनस्टेबल बनाएगा। तो इसमें इंश्योर करना कि किसी कुछ लोगों के पास वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। तो इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे पॉलिसीज में, जैसे लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, लैंड सीलिंग और अपर लिमिट, अपर उसका कैप तय करना कि इससे ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं रह सकता है, लैंड रिफॉर्म्स। एंटी मोनोपोली लॉज, किसी एक कंपनी का मोनोपोली नहीं हो, इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कि किसी भी एक प्राइवेट, निजी क्षेत्र में भी किसी एक का मोनोपोली नहीं हो। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। तो फेयर कंपटीशन हो मार्केट में, फेयर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को आप होने से रोक दें। आगे अगर 39 में ही बात करें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है फॉर मेन एंड वेमेन।
इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन मीन्स मेल एंड फीमेल को, बोथ को, दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए। वेज कोड है, लेबर कोड की अगर बात करें तो वेज कोड उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद 39 में ही अगर बात करेंगे तो वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ शुड नॉट बी अब्यूज्ड। तो फैक्ट्री एक्ट्स की बात करें, लेबर सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें, ये सब सारे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए गए हैं। आर्टिकल 39 में ही एक एफ क्लॉज है जिसमें बात की गई है, चिल्ड्रन शुड ग्रो इन अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड मैनर। चिल्ड्रन शुड ग्रो इन अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड मैनर। तो इसमें पॉस्को एक्ट आपका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में पॉस्को एक्ट आप उदाहरण दे सकते हैं। पॉस्को एक्ट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है कैसे, आर्टिकल 39 को, तो उसमें आप पॉस्को एक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016 में जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो एक्ट है उसको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, प्रोहिबिशन कर दिया, कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। हैजार्डस इंडस्ट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेंट करता है। आर्टिकल 41 देखिए, राइट टू वर्क एजुकेशन असिस्टेंस की बात करता है, पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज राइट टू वर्क, जो अब हो गया है वीबीजी रामजी। इसका एग्जांपल आपको देखेंगे कौन से आर्टिकल का ये एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो वीबीजी राम जी की बात करेंगे तो आर्टिकल 41 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, पॉलिसी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, दैट इज आर्टिकल 41। या फिर अगर आप देखें SC/ST स्कॉलरशिप की बात करें, या फिर पेंशन स्कीम्स की बात करें, पब्लिक असिस्टेंस टू ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयड, सिक, इसको हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस के लिए सरकार जो भी स्कीम लेके आती है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। आर्टिकल 42 देखिए, इसमें बात की जाती है मैटरनिटी रिलीफ की, ह्यूमन कंडीशन ऑफ ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में की गई है, जिसका एग्जांपल आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है जो भी चाइल्ड बियरिंग मदर्स हैं, उनको 6 मंथ्स तक, एक्चुअली 28 वीक्स ऑफ पेड लीव की बात की गई है उसमें, जिसमें ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का कवरेज मिल जाता है, 6 मंथ्स तक आपको पेड लीव मिलेगा। लेबर वेलफेयर लॉज की बात अगर आप करें तो वो भी 42 के अंतर्गत आएगा, जो ह्यूमन वर्किंग कंडीशन की बात करता है। तो इसका गोल क्या है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है इसका गोल है टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट। अगर आप कहें कि वेलफेयर स्टेट की बात कौन से आर्टिकल में की गई है तो आप सोशलिस्ट प्रिंसिपल में बात कर सकते हैं, 38, 39, 41, 42। ये हमें हमारे स्टेट को सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बनाता है, सोशलिस्ट स्टेट बनाता है। तो इसका गोल क्या है, टू मेक आवर स्टेट अ वेलफेयर स्टेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं इसी के अंतर्गत, जो सोशलिस्ट स्टेट की ही हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 43 में लिविंग वेज की बात करते हैं हम लोग, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। इसके एग्जाम्पल आपको मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर कोड्स के अंतर्गत इसमें आएगा। 43A, दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, जो भी ए लगा हुआ आपको दिख रहा है कैपिटल ए, उस वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया है। ये भी आपके लिए पीटी का क्वेश्चन है कि जो भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है उसके बगल में कैपिटल ए लगा हुआ है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड पे है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें या वर्कर पार्टिसिपेशन स्कीम्स की बात कर लें जो गवर्नमेंट इनिशिएट करता है, वो सारे 43A के अंतर्गत आएंगे। आर्टिकल 47, इम्प्रूव न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ भी वही बात हो रही है। तो इसके एग्जांपल्स की अगर बात कर लें तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास मिड डे मील स्कीम है, हेल्थ की बात कर लें तो आयुष्मान भारत की बात आप कर सकते हैं, पोषण अभियान की बात कर सकते हैं, ये सारे आपके आर्टिकल 47 में आएंगे। या फिर प्रोहिबिशन की भी बात कर लें, शराबबंदी की बात कर लें, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 47 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 48, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइंस, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेटनरी हेल्थ स्कीम्स, ये सारे 48 के आपके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जब भी आएगा तो उसमें जो प्रिंसिपल जो ड्राइव करता है दैट इज विलेज सेल्फ रूल, मोरालिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी, SC/ST स्पेसिफिकली। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पंचायती राज।
विलेज पंचायती राज शुड बी एम्पावर्ड। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका उदाहरण है, जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये आपका एग्जाम्पल है। आर्टिकल 43 की बात करें, दिस टॉक्स अबाउट प्रोमोटिंग कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, PMEGP एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उसका भी आप उदाहरण कह सकते हैं कि PMEGP आर्टिकल 43 का एग्जाम्पल है। आर्टिकल 46 कहता है कि टू प्रोटेक्ट SC ST एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए आप स्कीम लेके आओगे ताकि आप उनके वेलबींग के लिए काम करोगे। SC ST और वीकर सेक्शंस जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए आप उनके बेहतरी के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को बेटर करने के लिए आप पॉलिसीज़ लेके आओगे। तो इसके एग्जांपल्स आप रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 15 और 16 में जो फंडामेंटल राइट के जो कहा गया था कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये भी आप उसके अंतर्गत रख सकते हैं। आर्टिकल 47 जो प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग की जो बात आप करते हैं, वहाँ पे आपका गांधीयन प्रिंसिपल आ जाएगा। पार्शियली है, पूरी तरह से गांधीयन नहीं है, वो सोशलिस्ट में भी हमने देखा था। जब प्रोहिबिशन की ऑफ लीकर की बात करते हैं तो वहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल आ जाता है। लीकर प्रोहिबिशन इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, NDPS एक्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आर्टिकल 48 की जब बात करें तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ मिल्चिंग एंड ड्रॉट एनिमल्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एनिमल्स, मिल्चिंग एंड ड्रॉट एनिमल्स। मिल्चिंग मतलब जो मिल्क जिससे आपको मिलता है, जैसे काऊ है। ड्रॉट एनिमल्स जैसे बैल, जो आपको खेती में काम आ सके। वैसे जानवरों की सुरक्षा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है, तो ये भी आपका देखेंगे कि इसको बैन ऑन काउ स्लैटर या प्रोटेक्ट कैटल से रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सब आपको आर्टिकल 48 के अंतर्गत आप उसको रख सकते हैं। गौशाला स्कीम, काउ प्रोटेक्शन लॉज, ये सारे 48 के एग्जाम्पल्स में आपको आ जाएंगे। तो इसका जो एम क्या है गांधीयन प्रिंसिपल का, ग्राम स्वराज स्टेब्लिश करना। ग्राम स्वराज, गाँव को एम्पावर करना, विलेज को एम्पावर करना, ग्रास रूट लेवल पे काम करना, विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। चरखा सिंबल जो था गांधी जी का, दैट इज़ ग्राम स्वराज। स्वराज की जब हम बात करते हैं आज़ादी के समय में, तो वहाँ भी आपको चरखा सिंबल का इस्तेमाल किया गया, यानी ग्राम स्वराज की बात हम करते हैं। ग्राम स्वराज जो है अल्टीमेटली गोल है गांधीयन प्रिंसिपल्स का। लास्ट जो प्रिंसिपल आता है आपको, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, विच मीन्स गवर्नेंस एंड ग्लोबल पीस एंश्योर करना। गवर्नेंस का मतलब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नेंस हो, ग्लोबल पीस की बात हम करते हैं। तो ये वेस्टर्न लिबरल थॉट के अकॉर्डिंग है। वेस्टर्न लिबरल थॉट के अकॉर्डिंग ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। दे फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस एंड ग्लोबल पीस। तो इसमें आर्टिकल 44 है, विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, जो UCC से रिलेटेड डिबेट है। उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉज, और उसके ऊपर आपको लॉ कमीशन भी बनाया गया है, जो अभी उसका रिपोर्ट पेंडिंग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आर्टिकल 45 की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है, जिसका एग्जाम्पल है आपका आंगनवाड़ी, ICDS स्कीम, आंगनवाड़ी जो सर्विसेज होते हैं वो है। आर्टिकल 48A की बात करें तो दैट टॉक्स अबाउट, अगेन दिस हैज़ बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे ए लगा हुआ है, यानी 42nd अमेंडमेंट आप ध्यान में रखिए। अमेंडमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके एग्जांपल्स आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, स्वच्छ भारत मिशन की बात आप कर सकते हैं। आर्टिकल 49, दिस टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज, जो हमारे हेरिटेज से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं, उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ASI का आप एग्जांपल दे सकते हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने चलाया है, उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो दैट इज अगेन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की बात करता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर कुछ आते हैं तो आर्टिकल 50 के का ही इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं। आर्टिकल 51, दिस टॉक्स अबाउट प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो UN पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया का पार्टिसिपेशन,
पंचशील प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे इंडिया चाइना के बीच में अग्रीमेंट्स हुए थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात आप कर सकते हैं, जो बेस्ड ऑन आर्टिकल 51 के इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग था। तो 51 जो है आपका अगेन लिबरल प्रिंसिपल के बेसिस पे है। तो इसका गोल क्या है? टू एस्टेब्लिश मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। द गोल इज टू एस्टेब्लिश मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये सारे हम लोगों ने कर लिया। एक जो आपको और जो बताना था वो इसमें 43B, विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस यू कैन write in socialist principle. This was added by 97th amendment. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके डीपीएसपीज थे उसमें 4 जो है अमेंडमेंट से जोड़े गए। 4 जोड़े गए। 39A फ्री लीगल एड, अगेन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। 43A सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देन 43B 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इसलिए बी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। 48A दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 4 आर्टिकल्स जो हैं 39A, 43A और 48A, ये आपका 42nd से जोड़ा गया। 43B वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। तो ये आपका पूरे आर्टिकल्स आपके हो गए। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से ये सब कुछ आइडियाज़ हैं जिसको आप याद कर सकते हैं कि डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, यानी उनके ऊपर दायित्व है, सकारात्मक दायित्व है। दे एम एट सब्सटेंटिव इक्वालिटी, रियल इक्वालिटी की बात करते हैं, सिर्फ पेपर राइट्स की बात नहीं करते हैं, पेपर पे दिए गए अधिक समानता की बात नहीं करते हैं। जो 14 जो कहता है ये एक्चुअली सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। सब्सटेंटिव मतलब मटेरियल इक्वालिटी की बात करता है। जैसे लैंड रिफॉर्म की हम बात करते हैं, जिसमें लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको ज़मीन देने की बात करती है, लैंड सीलिंग की बात होती है। तो 39 सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करती है, मटेरियल वेल्थ के इक्वालिटी की बात होती है। एफर्ट्स विदाउट डीपीएसपी बिकम एलिटिस्ट, यानी अगर डीपीएसपी नहीं होते, सिर्फ फंडामेंटल राइट होते, तो एबल व्यक्ति हैं जो रिच हैं वही एंजॉय करते फंडामेंटल राइट्स, और जो पुअर और नीडी हैं उनके लिए डीपीएसपी, आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी बैलेंस क्रिएट करता है। डीपीएसपी गिव सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट टू राइट्स, जो अधिकार हैं उसको सामाजिक और आर्थिक उसका आयाम देता है, उसको कम्प्लीमेंट करता है। इंडिविजुअल राइट्स को सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो दैट्स ऑल, इतना आपके लिए है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सबों का तहे दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच।